आ, मित्रों, मैंने आज आपसे वायदा किया था कि मैं आपके बीच में लाइव आऊँगा। बहुत दिनों से लाइव नहीं आया हूँ, लेकिन आज आपसे एक लंबे अरसे के बाद बात करनी है। बात मनुस्मृति के बारे में है। मनुस्मृति को धर्म ग्रंथ के रूप में प्रयोग किया गया, यही मानते हैं नॉर्मली लोग। बाकी तो धर्म का ग्रंथ है। इसमें धर्म को प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन ये एक तरह से विशुद्ध रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, ये सब हित साधने के लिए एक नियमावली बनाई है। आप जानते हैं, नियमावली वही बनाता है जिसका नियंत्रण हो। यदि समाज के ऊपर किसी का नियंत्रण है तो वही नियमावली बना सकता है। एक तरह से वो राजा को भी नियमावली बना सकता है, या फिर राजा का सलाहकार नियमावली बना सकता है, या फिर जो मतलब राजा को कंट्रोल करता हो वो नियमावली बना सकता है। आज सही बात है कि भाई संविधान जो नियंत्रण करता है सभी को, तो उसके अंतर्गत यह नियमावली बनती है। लेकिन हम अपने जो अतीत देखते हैं, या हजारों साल पहले की या 1200 साल पहले की स्थिति देखते हैं, तो उस समय नियंत्रण किसका था ये देखना होगा। या ये कह सकते हैं कि जिस समय ये मनुस्मृति की रचना हुई, इसको लिखित स्वरूप में लाया गया, वो काल कौन सा था। अब साधारणतः ये होता है कि कोई भी किसी रचना को स्मृति नाम इसलिए दे दिया जाता है कि वो पहले की घटी हुई है, पहले की लिखी हुई है, पहले की बनी हुई है, और उन यादों को, स्मृतियों को हमने संजो दिया है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सामान्यतः भारत में जो भी लिखा गया है, ग्रंथ लेखन जो भी हुआ है, उस पर विरोधाभास ही है कि भाई वो कब लिखा, कब घटित हुआ, कब उसको जो है लिखित स्वरूप में लाया गया। मतलब ये मतलब एम्बिग है, अभी क्लैरिटी नहीं है उसमें। थोड़ा चिंतन मनन करने के बाद ही उसको स्पष्ट हो सकता है। जहाँ तक मनुस्मृति की बात है, मनुस्मृति का लेखन या संकलन कह लें उसको, संकलन का लेखन, वो भाषा अगर उसकी देखते हैं मनुस्मृति की, तो उससे ऐसा लगता है कि वो पौराणिक काल जिसमें पुराण लिखे गए हैं, उसी काल में स्मृति, ये मनुस्मृति लिखी गई है। हालांकि पुराणों में तो पुराण का मतलब पुराने हैं, और पुराना जो कुछ घटित हुआ उसको ही पुराण कह दिया गया, और उसको नॉर्मली भारत में उसको इतिहास ही मान लिया, और जनता, आम जनता उसको इतिहास या सच्चाई मान करके ही जीती है। पुराणिक जो लेखन है, पुराणों का जो लेखन है, और यही करीब करीब स्मृति के बारे में धारणा है, मनुस्मृति के बारे में। लेकिन मनुस्मृति की जो भाषा है वो इतनी क्लिष्ट नहीं है जितनी हमारी वेदों में जो ऋचाएँ हैं
या उपनिषदों में जो संस्कृत है, या फिर धर्म सूत्रों में या गृह सूत्रों में जो भाषा है, संस्कृत है, वो बहुत क्लिष्ट है एज कंपेयर। इसको हम अगर तुलना करें मनुस्मृति की उससे, हाँ, महाभारत का करीब करीब जो है वो भाषा जो है वो करीब करीब जो है वो मनुस्मृति जैसी है, या मतलब ये कह सकते हैं कि महाभारत को भी लिखित स्वरूप में जब लाया गया तो वो वही काल है जब मनुस्मृति लेखन में आई। तो महाभारत का लेखन भी 12वीं सदी मानते हैं ज़्यादातर लोग बाग। अभी रुकिए आप रवि रंजन जी, तंत्र विद्या तो बौद्ध धर्म से आई है, खैर छोड़िए उस बात को। वो बौद्ध का विभाजन के बाद जो है वो महायान और हीनयान में विभाजन हुआ है। महायानी है वही तंत्र ज्ञान और वज्र ज्ञान है और ये सब ज्ञान वाले हैं, बाद की चर्चा है वो, प्लीज़ आप अभी यहाँ मैं आपको इस बारे में नहीं ज़्यादा बता पाऊँगा। देखिए, मैं आज पर्टिकुलरली मनुस्मृति पे ही बात करना चाहता हूँ। मनुस्मृति एक तरह से उसमें धार्मिक उपदेश कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है, नियंत्रण है, नियम है, और नियम इतने मतलब स्पष्ट भी हैं, और आज की जो वो स्थितियां हैं वो बहुत मतलब उससे काफ़ी हद तक ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो बहुत बहुत पुरानी वो काल की वो हों, उसमें रचनाएं जो हैं या मंत्र हैं मनुस्मृति में, उनको एक तरह से बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता। और मेरा अपना तो मानना है कि ये करीब करीब 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास जो है मनुस्मृति की रचना हुई, और रचना हुई या नहीं हुई लेकिन ये तो तय है। तो इसमें तो थोड़ा संशय हो सकता है कि हो सकता है वो 11वीं शताब्दी में हुई हो या 12वीं में हुई हो, लेकिन जहाँ तक और ग्रंथों का उल्लेख देखते हैं तो उसमें मनुस्मृति वगैरह का उल्लेख नहीं ही है। या अलबरूनी आए, अलबरूनी ने जितने धर्म ग्रंथ उस तरह 11वीं शताब्दी में थे भारत में उपलब्ध, उन्होंने करीब करीब सभी का जिक्र किया, लेकिन मनुस्मृति उसमें कहीं जगह नहीं पाई। मनुस्मृति में इतने एलोकेट मतलब बिल्कुल विस्तृत नियम सारे दिए हुए हैं, और नियमों को हम देखते हैं तो वो एक ही तरफ ले जाते हैं। एक तो वो एक वर्ग विशेष की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, और जो और वर्ण हैं उसमें जो वर्ण हैं या वर्ग हैं उनको एक तरह से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और निकृष्ट मतलब द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और निकृष्ट श्रेणी में दिखाने का काम है ज़्यादा उसमें। अभी ये तो समय आने में मतलब सिद्ध हो जाएगा कि ये रचना कब की है, लेकिन ये है कि हाँ, संस्कृत को प्रयोग हुआ है, और संस्कृत तो भारत में आई ही 5वीं शताब्दी में, हूण लाए हैं, उससे पहले संस्कृत न थी न प्रयोग हुई है। जो बुद्धिज्म का जो भी लेखन है, बुद्ध का जो सारा पाली में है, अशोक के शिलालेख सारे पाली में हैं, और पाली तो खैर बहुत बाद तक प्रयोग होती रही। इवन जो राजशेखर, जिसको संस्कृत का श्रेष्ठ विद्वान मानते हैं लोग बाग, वो प्रतिहार वंश का मंत्री है, उसके भी बहुत अधिकांश लेखन जो है वो संस्कृत में नहीं है, उसके लेखन भी वो पाली में हैं बहुत सारे। और आज ही जिक्र हम कर रहे थे, भोज परमार ने जो अपना लेखन किया वो 85% पाली में ही है, वो भी संस्कृत में नहीं है। तो भोज परमार तो हम 11वीं शताब्दी में आ जाते हैं, या फिर प्रतिहार वंश भी वो 8वीं से 11वीं शताब्दी का ही है, राजशेखर जिसमें मंत्री हैं। जब राजशेखर स्वयं जो है वो संस्कृत कम प्रयोग कर रहे हैं और पाली ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब संस्कृत का प्रयोग प्रतिहार वंश में भी नगण्य है। और मनुस्मृति तो संस्कृत में रची गई है। अब ये समझ में नहीं आता कि हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि साहब ये स्मृति बहुत पुरानी है। अब जब लेखन भाई रवि रंजन जी, हाँ क्या कह रहे हैं आप? कनेक्शन आर यू
आगमन वेद पुराण, अरे भाई आर्यों पे कहाँ अटक गए आर्य, फिर आप और पूछे को चले जाते हैं। तो आर्य तो आप जब वेद की बात कर रहे हैं तो ये वेद ही मतलब जो है वो उसके बारे में बहुत सारी वो चर्चाएं हैं। वो आर्यन का वो उनका क्षेत्र मलेच्छ, ये सारा इतिहास आज मत पूछिए, आज सिर्फ मनुस्मृति पे बात करिए। तो मनुस्मृति का ये सिद्ध करना कि साहब उसकी रचना बहुत पुरानी है और उसको हमने स्मृति से लिखा है, तो ये मतलब थोड़ा सा आज नहीं हो पाएगा। आज हम जाएंगे तो सच्चाई पर जाएंगे और ये पाते हैं कि मनुस्मृति की रचना तब हुई जब मनुस्मृति रचने वालों का नियंत्रण समाज के ऊपर था। नियंत्रण इस तरह से था कि वो राजा सब उनकी ही सुनते थे, राजाओं के मंत्री वही होते थे और उन्होंने अपना शिकंजा इतना कस लिया था, उन्होंने अपना नियंत्रण इतना ले लिया था कि राजा को भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके विरोध में कुछ कह पाए। नहीं, ये आपको रवि रंजन जी गलतफहमी है। जहाँ तक आप वेद पुराण और उपनिषद इनकी बात करते हैं, इनकी रचना भी सारी बात की है, वो तय हो जाएगा, आप परेशान ना हो। वो बहुत बात की है सब, जो है कोई पुराना उराना नहीं है, वेद बुद्ध सब जो है अलग बातें हैं। अभी आज का जो विवेचना है, विषय है, वो मनुस्मृति है और मनुस्मृति का नियंत्रण है और नियंत्रण के कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हित साधने की व्यवस्था है। क्योंकि उस समय में, जिस समय ये रचना हुई, उस समय शिक्षा को अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब अध्ययन करने का अधिकार, अध्यापन करने का अधिकार, साथ साथ वो धार्मिक कृत्य यानी यज्ञ करने का अधिकार, वो अपने हाथ में ले लिया गया। वो एक तरह से ये है कि वो पेटेंट कर लिया। तो पेटेंट करने वाली कंपनी, आप समझते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में पेटेंट क्यों कराती है, किस लिए कराती है? वो पेटेंट इसलिए कराती है कि वो उसका जरा सारा जो लाभ है वो उनको ही जाए जिन्होंने पेटेंट कराया है। तो ये मनुस्मृति के माध्यम से पेटेंट कराया गया, समाज का नियंत्रण अपने हाथ में लिया गया। नियंत्रण समाज का ही नहीं, समाज के मस्तिष्क का नियंत्रण लिया गया, समाज में जो आर्थिक हित होते हैं उनको सारा अपने हाथ में नियंत्रण लिया गया और व्यापारिक हित भी अपने नियंत्रण में लिए गए। और विस्तृत देखें, इस मनुस्मृति को देखते हैं हम, वैसे तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मनुस्मृति है ये मेरे पास दो वो हैं, एक ये है, एक ये है। और मैं इनको जो बोल रहा हूं भाषा के प्रीफिक्स में, वो इससे है, निघंटु और निरुक्तक से। निघंटु और निरुक्तक जो हैं वो संस्कृत के एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं, विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं। ये सामान्य लोगों के पास उपलब्ध नहीं होता, न इसका वो अध्ययन करते हैं। एक तरह से ये व्याकरण कह लो या ग्रामर कह लो या उसको विस्तृत रूप से समझाने के लिए है संस्कृत को। अभी दिक्कत ये है कि वो हम फिर ये कहने लगते हैं कि भाई वो हो गया, उसका प्रभाव हो गया, तब नियम बना दिए। आज क्या है? आज भी वो प्रभावित है। समस्या यहाँ आ जाती है कि उसका आज भी प्रयोग हो रहा है, जो नियमावली है। और अभी देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र लागू हुआ,
हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि समाज का नियंत्रण करने के लिए, खारिजी में यही कह रहा हूँ कि समाज का नियंत्रण करने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना हुई है। और मैं जैसा कह रहा था कि मान लो आज से 800 साल पहले ये प्रभाव में आई। वैसे मेरा मानना यह है कि ये मुगल काल में और अंग्रेजी काल में जो है इसको लागू किया गया। एक तीसरा पहलू भी है, मतलब एक रचना काल हो गया, एक लेखन काल हो गया, और दूसरा उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको नियंत्रण को लागू किया गया। तो जहां तक लागू करने की बात है इस नियमावली को, वो 100% लागू जो है मुगल काल, मतलब ये मुस्लिम जो राजा हुए हैं, इस्लाम को मानने वाले जो राजा हुए हैं भारत में, और अंग्रेजी काल, इसमें ये 100% प्रयोग की गई, लागू की गई। और वो लागू करना ही एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो देश को लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखने की व्यवस्था हुई, क्योंकि आपने विभाजन कर दिया। आपने ये कह दिया कि नहीं, ये काम तो यही करेंगे, ये तो यही करेंगे, ये तो यही करेंगे, और तीसरा उसमें दखल नहीं देगा। मतलब एक तरह से आपने जो है मतलब समाज को विभाजित कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा आप देखें कि आप जो है मतलब 500-600 साल जो है गुलामी में रहे। और वो अवधि थी जिसमें संसार ने विज्ञान में प्रगति की। हमारे बहुत से मतलब विद्वजन ये कहने आ जाएंगे, साहब हम तो संसार में लीड कर रहे थे, हमने शून्य का ज्ञान दिया, हमने जो है मतलब ग्रहों की दिशाएं बताई। ठीक है, ठीक है, वो जब किया आपने, लेकिन पिछले 500 साल में क्या किया आपने? 500 साल में तो ये पिछले जो 500 साल हैं, 1500 अब तक के, इसमें तो आपने जो है समाज को पढ़ने ही नहीं दिया। उनको आदमी मतलब राधा से, मतलब ये भी कह सकते हैं कि उनको मनुष्य लायक ही नहीं रहने दिया गया। जितने जितने कठोर अत्याचार इस व्यवस्था में लागू हुए हैं, वो हमारे उत्तर भारत वाले लोग कम जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि उत्तर भारत में थोड़ा कम हुआ है प्रयोग। अभी आप महाभारत और रवि रंजन जी रुकिए, महाभारत और ये सब समकालीनी है गीत, मतलब जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, रामायण महाभारत। लेकिन अभी मैं, आप प्लीज आप थोड़ा सा, मैं आपको कमेंट में जवाब नहीं दे पाऊंगा अभी थोड़ी देर। देखिए, इनको लागू किया गया और लागू करके आपने एक समाज को शोषण किया। बहुत सारे लोग अब कह सकते हैं ये साहब क्या शोषण कर दिया। अरे भाई, आपने समाज की शिक्षा रोक दी, आपने सामाजिक गतिविधि रोक दी। अभी मैं दक्षिण भारत की बात कर रहा था, मतलब ऐसे नियम कि साहब वो फलानी जाति इतनी दूर से खड़े होकर के बात करेगी, उसको इससे नजदीक आकर के बात कहने का ये अधिकार नहीं है। वस्त्र धारण करने पर भी नियंत्रण है कि साहब आपने वक्ष भी महिलाएं नहीं छिपाएंगी, अगर छिपाएंगी तो टैक्स देना पड़ेगा। मतलब पराकाष्ठा है, एक तरह से शोषण की पराकाष्ठा है। मतलब अत्याचार की मतलब सीमा तक उल्लंघन है उसका। और ये मतलब अभी हम देखते हैं, क्योंकि इसका जो प्रयोग हुआ है वो खाली यही नहीं कि साहब शूद्र वर्ण पर हो गया या वैश्य वर्ण पर हो गया, महिलाओं के ऊपर बहुत हुआ है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार तो एक तरह से हिंदू कोड बिल पास होने के बाद मिला है। अभी आप कह देंगे कि साहब बहुत सारी हमारी वो थी विदुषी, बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन किस काल में थी?
आप पिछले 500 साल में बताएं कि महिलाओं के साथ आपने क्या किया। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महिला के प्रवेश को वर्जित किया अपने ही संस्थान में। तो अभी मेरा आज का जो विषय है वो यही है कि मनुस्मृति को धर्म के परिप्रेक्ष्य में ना देख करके उसको विशुद्ध आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित साधने की व्यवस्था की तरह से देखा जाए। और मनुस्मृति पर चर्चाएं तो होंगी, आगे बहुत होंगी, अभी शुरुआत हुई है। और हो सकता है कि अगर इसको धर्म में प्रयोग नहीं किया जाता, धर्म को राजनीति में प्रयोग ना किया जाता, तो हमारे इन धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, जो कुछ आपने किया है, वो शायद छिप जाता, अतीत में दब जाता। लेकिन आप आज भी निरंतर पिछले 100 साल से धर्म को प्रयोग करके ही राजनीतिक हित साधना, आर्थिक हित साधने का कार्य कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब छोटी बात नहीं है। यदि आप राजनीति में धर्म को प्रयोग करेंगे तो अंततः जो नुकसान होगा वो धर्म का ही होगा। क्योंकि आज की स्थिति में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप राजनीति में कोई चीज़ करें और उसकी विवेचना ना हो, उसकी आलोचना ना हो, उस पर परीक्षण ना हो उसका। और जहाँ तक आजकल देख रहे हैं, निकृष्ट स्तर आप मतलब बुद्धि का प्रदर्शित कर रहे हैं लोग बाग। ऐसे ही कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और ये मानते हैं कि भाई आपकी बात को तो कोई मान ही लेगा। ऐसा नहीं है, वो समय गया। ये तभी तक माना जाता रहा जब तक आपने उसको व्यावसायिक हित या राजनीतिक हित के लिए प्रयोग नहीं किया धर्म को। अब तो समय आ गया है कि धर्म की भी व्याख्या होगी धर्म को बहुत अच्छी तरह से। अरे भाई क्यों आप प्रयोग कर रहे हैं धर्म को? एक तरफ तो आप धर्म को प्रयोग करें, दूसरे आप उम्मीद करें कि उस पर कोई बोले भी नहीं। अरे भाई, अगर आप धर्म को प्रयोग करेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बोलेगा, स्टालिन तो बोलेगा, ए राजा तो बोलेगा, और उनको छोड़िए, ये तो राजनीतिज्ञ हैं। जब सामाजिक कार्यकर्ता बोलेंगे, सच रखेंगे समाज के सामने, तब क्या कर लोगे आप? उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई चुनाव लड़ना है, हार जाएंगे, कहीं हिंदू खिलाफ हो जाएंगे, हिंदू वोट नहीं देंगे। अब समय आ गया है कि आपने बहुत दिन उस पेटेंट को यूज़ कर लिया, और पेटेंट में जो कुछ है वो जो आपने उसको जो है पेटेंट कराया उस मनुस्मृति को, उसकी नियमावली की एक एक अध्याय की पूरी पोस्टमार्टम होगा, विवेचना होगी, उधेड़ी जाएगी वो सारी की सारी जो आपने लिख करके, लिखा ही नहीं, प्रयोग किया भी है और प्रयोग कर भी रहे हो। तो इसके लिए तो भाई जो उसको मतलब प्रयोग कर रहे हैं उनको तैयार रहना चाहिए कि विवेचना में क्या क्या निकल करके आएगा, क्या क्या आपने कर दिया था उसको दिखाया जाए, उसको बोला जाएगा, उसको लिखा जाएगा, उसकी विवेचना होगी। मैं समझता हूँ कि आज के लिए ये छोटा सा वो था आपको ब्रीफ करने का। इसकी विस्तृत चर्चा अब जारी होगी, और ऐसा नहीं है कि हम कोई हमारा कोई प्रयोजन है, लेकिन सच तो सामने आना ही चाहिए। सच तो सामने आएगा,
और जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, जितनी बातें हैं उतना अच्छा है। और अभी जब तक आपके हाथ में नियंत्रण था अखबारों का, राजनीतिक पार्टियों का, फिर उसके बाद जो चैनल वैनल आ गए इनका, तब तक तो ठीक था। आप जो भी परोसते रहें, जो भी कहते रहें, जो भी बोलते रहें। लेकिन आज तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा, कोई किसी को नियंत्रण नहीं कर पाएगा। और ख़ास तौर से मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ, जिस जाति से आता हूँ, जिस वंशावली से आता हूँ, उसको इस नियमावली के माध्यम से ही सत्ता से च्युत किया गया, सत्ता से हटाया गया। और मेरा अगर कोई शत्रु है, मेरा अगर कोई विनाशक है, तो वो ये ग्रंथ ही है जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। इसी के साथ साथियों आज आपसे विदा। जय गुजर।